हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन C4C यूट्यूब चैनल। मैं सुधीर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। किस्मत की लकीरों को अपने हाथों से खींचते हैं, चलो C4C के साथ आज अच्छा कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आज कुछ आपको सिखाने वाला हूं, VBA का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। उसमें जब VBA कोड आप सीखने जाते हैं तो इसके बिना शायद VBA लिखना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है यदि आज इन चीजों के बारे में आप नहीं जानते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल, कहाँ पे कौन सा वेरिएबल अप्लाई करना है, क्योंकि काफी टाइप्स के होते हैं और काफी कैटेगरीज के होते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं VBA का। और ये जो वेरिएबल्स हैं ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो काफी सारे लैंग्वेज में इसका एक कॉन्सेप्ट होता है और हर जगह ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। हमें इन वेरिएबल्स की क्यों जरूरत होती है, हमें क्यों ये चीज सीखना चाहिए और किस तरह से हम अपने उसमें दिखा सकते हैं अपने VBA के कोड में। तो दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि किस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों आपने बहुत सारे VBA कोड देखा होगा जहां पे कुछ इस तरह से डिम इस तरह से लिखा होगा, डिम आई एज इंटीजर, जे स्ट्रिंग, इस तरह से कुछ इस तरह का डिफाइन किया होता है एक्सेल के VBA में। तो यदि आपको नहीं पता होता तो आप स्किप कर जाते। नहीं, आज से स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसके बिना बहुत सारे कोड जो है, इसके बिना जो VBA का लूप होता है, ये सब चीजें आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। क्या मतलब होता है डिम आई एज इंटीजर या डिम जे एज अ स्ट्रिंग का? देखिए, डिम का मतलब होता है डिफाइनिंग इन मेमोरी। इट मीन्स कि जैसे आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे कुछ परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है तो आप मान लेते हैं कि x इक्वल टू दैट परसेंटेज और x इक्वल टू अननोन वैल्यू, कुछ इस तरह का आप कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको चीजें पता होता है बट उसका जो मतलब एक्सेल को चीजें पता नहीं होता। आपको पता है बट एक्सेल को नहीं पता, तो हमें एक्सेल को बताना होता है। मान लीजिए कि यदि मैं एक्सेल को ये बोलूं कि आप 1 और 1 को ऐड कर दो, तो एक्सेल क्या करेगा? दो तरीके से कर सकता है, या तो 1+1 कर सकता है या 1 और उसके साथ में 1, यानी कि 2 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। बट एक्सेल इतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता कि आप उसको 1 1 बोल रहे हो या 1+1 बोल रहे हो। तो इसीलिए आपको उसे बताना होगा जो 1 एज अ नंबर है, यानी कि जब मैं 1 और 1 बोलूंगा और उसको ऐड करने को बोलूंगा तो ज्वाइंट करना है, मतलब सॉरी सम करना है, 1+1 करना है। बट जब मैं एज ए टेक्स्ट 1 इसको दे रहा हूँ तो उसको 1 के साथ 1 ऐड करना है, इट मीन 1 1 करना है, इट मीन 11 करना है उसको। तो हमें ये चीज बताना होता है एक्सेल में। तो सबसे पहले हम तो ये देखते हैं, ये जो स्ट्रिंग है या इंटीजर है, ये चीजें जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है और किस तरह से होता है, कर सकते हैं हम। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा कोड लिख के दिखाता हूँ कि हमें इसकी जरूरत क्यों होता है, जिससे आप प्रॉपर समझ पाएंगे कि हमें इसका वेरिएबल्स की जरूरत क्यों है। देखिए, आप मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है, और एक इनपुट बॉक्स लिखते हैं और उसमें 2 नंबर लिखते हैं। इट मीन्स a इक्वल टू इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स होता है कि कुछ वैल्यू आपको यूजर से लेना है, देन आप उसको लिखते हो एंड फर्स्ट नंबर। इट मीन्स फर्स्ट नंबर, उसको यहाँ पे कुछ भी रेफर करना है। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे और मैं इसको लिख देता हूँ बी। तो ये हो गया हमारा बी एंड सी इक्वल टू आपका हो गया A+P, ठीक है। और मैसेज बॉक्स एंड आप यहाँ पे सी दिखा दीजिए इस तरह से कि आप एक नंबर फर्स्ट इनपुट बॉक्स में डालेंगे, दूसरा सेकंड में एंड थर्ड में आपका लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको सेकंड नंबर कर देता हूँ। मैं जब इस कोड को रन करूंगा तो देखिए क्या होगा। मैंने फर्स्ट नंबर मुझे कहा जा रहा है कि आप एंटर करो, मैं 2 करता हूँ। सेकंड नंबर मुझे कहा जा रहा है आप अप्लाई करो 3 करो। मेरे हिसाब से 2 और 3 प्लस होना ओके, क्या रिजल्ट आना 5 आना चाहिए। बट आप देखो रिजल्ट क्या आया, 2 और 3 23 का रिजल्ट आया, दैट इज इनकरेक्ट। तो आपको यदि इस तरह की प्रॉब्लम है एक्सेल में तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन ए बी एंड सी तीनों को डिफाइन करना पड़ेगा। किस तरह से? डिम ए एज इंटेजर, इट मीन आप उसको बता रहे हो कि नंबर है, देन फिर आप बता रहे हो बी एज अ इंटेजर कि ये भी एक नंबर है, और सी जो आपका रिजल्ट है उसे भी आप कुछ इस तरह से डी एज अ इंटेजर, मैं ये मान के चलो मैं स्मॉल नंबर यहाँ पे इनपुट करूंगा। एंड अब मैं इस कोड को रन करूं तो आप यहाँ देखिए मैंने फर्स्ट 2 डाला था, सेकंड नंबर इक्वल टू 3, नाउ रिजल्ट इज 5। इट मीन्स आपको ये बताना होता है, तभी आपका जो कोड है उस तरह से काम करता है। अब बात हम करते हैं कि ये जो इंटेजर है, या इट मीन्स यदि आप यहाँ पे जाएं
और जैसे आप एज यहाँ पे लिखते हैं तो आपको काफी कुछ यहाँ पे मिलता है। तो लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमें कब कौन सा अप्लाई करना है? तो चलिए मैं आज आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एज इंटीजर मैं इसको दिखा दूँ एंड मैं मूव करता हूँ अपने वर्कशीट पे। तो मेरा वर्कशीट में यहाँ पे मैं वेरिएबल्स दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से आपका लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे दो चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप क्या क्या देख रहे हैं। तो सबसे पहले बाइट होता है, ये देखिए 1 बाइट होता है और इसका रेंज होता है 0 to 255 नंबर के बीच में होता है। देन मैंने जो अभी यूज किया था इंटेजर, 2 बाइट्स की इसका मेमोरी यूज करता है और इसका जो रेंज है आप देख सकते हैं कि 30 टू नेगेटिव यानी 30,000 से 30,000 के पॉजिटिव के बीच में। मान लीजिए कि आपको बड़े नंबर यूज करने हैं, उससे ज्यादा नंबर अप्लाई करना है तो लॉन्ग एज अ लॉन्ग, इट मींस डिम आई एज अ लॉन्ग यूज अप्लाई करेंगे। ये 4 बाइट्स आपका मेमोरी यूज करेगा और आपका रेंज ये अच्छा खासा रेंज आपको दे देगा। वुलन कभी कभी हमें रिजल्ट जो ट्रू एंड फॉल्स में जरूरत होती है तो वुलन का हम अप्लाई करते हैं। डबल फॉर निगेटिव पॉजिटिव रेंज जो हाई प्रिसिशन, ऑल्सो यूज फॉर परसेंटेज के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो आपको मैंने अभी बताया कि डिपेंड करता है उसके लेंथ पे, पर 1 बाइट पर कैरेक्टर। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो एक्सेल वीबी है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि सीट एक ऑब्जेक्ट है, वर्कबुक एक ऑब्जेक्ट है, देन आपका रेंज एक ऑब्जेक्ट है, रो एक ऑब्जेक्ट है। मतलब इस तरह से जब आपको इस तरह का ऑब्जेक्ट, इट मींस किसी रेंज को आपको डिफाइन करना है, किसी फाइल को रेफर करना है, किसी वर्कशीट को रेफर करना है तो आप वहां पे एज अ ऑब्जेक्ट जैसे रेंज, जैसे वर्कशीट, वर्कबुक, इस तरह से आप डिफाइन करते हो। डेट एज अ वेरिएंस, आप इस डेट से इस डेट के बीच में कोई भी डेट आप अप्लाई कर सकते हैं। देन यू हैव अ करेंसी, आप यहाँ पे रेंज देख सकते हैं, वेरिएंट इस तरह से। ये मैं इसके बारे में धीरे धीरे जैसे हम वीवीए कोड में आगे चलते चलेंगे हम इनके बारे में पता करते जाएंगे हम किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मूव करते हैं हम अपने वीवीए कोड की तरफ आते हैं, उस टैब पे आते हैं जहां पे मैंने आपको ये सारी चीजें बता रहा था। चलिए तो हमारा ये मॉड्यूल्स ये है। तो यहाँ पे जैसे हमने मान लेते हैं कि हम ये तीनों नहीं अप्लाई किया, मतलब हमने कुछ भी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, तो हमें एक्सेल ने कुछ नहीं बोला, उसने 2+3 यानी कि 23 हमें रिजल्ट दे दिया। बट ये गुड प्रैक्टिस क्या है कि आप जब भी कोड रन करो और यदि आपने कोई डिफाइन नहीं किया किसी पर्टिकुलर आइटम को तो आपको एक्सेल एरर दे दे। इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप टूल्स में जाएं एंड ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको मिलेगा, चेक बॉक्स मिलेगा जहां पे आप ये ऑप्शन चेक कर सकते हैं। सो विजिबल हो जाए तो मैं आपको यहाँ पे क्या आता है, आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि किस तरह से आप उसको प्री डिफाइन कर सकते हो कि आपको हमेशा ऑब्जेक्ट सॉरी डिफाइन करना ही चाहिए। सो लेट मी ओपन अगेन। ओके, सो रिक्वायर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब इसका क्या होगा, जैसे मैंने इस पे चेक कर दिया, अभी तक ये अनचेक था। ओके मैं ओके करता हूँ और सेकेंड मॉड्यूल लेता हूँ इसमें, मॉड्यूल 2। तो यहाँ पे एक चीज ये लिखा आ गया है। अब देखिए मैं मॉड्यूल 1 में जो कोड मैंने लिखा हुआ है इस कोड को लाऊं यहाँ पे मॉड्यूल 2 में और सिर्फ उसका नाम चेंज कर देता हूँ। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, 1 आगे ऐड कर देता हूँ। जब मैं इस कोड को रन करूंगा देन आई विल गेट अ एरर, कंपाइल एरर, वेरिएबल नॉट डिफाइंड। देन आपको क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। चलिए डिम a एज इंटीजर, सेम डिम b एज इंटीजर एंड डिम c एज अ इंटीजर। अब क्या होगा, ये कोड प्रॉपर रन होगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए प्रॉपर रन हो रहा, इनपुट बॉक्स आ गया, देन एंड आपका रिजल्ट ये रहा। तो ये आपका प्रॉपर रन हो रहा है। तो क्या कर सकते, जब भी ये कुछ इस तरह का लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब आप ये समझ जाएंगे कि आपको वेरिएबल डिफाइन करना ही है, अदरवाइज आपका कोड रन ही नहीं होगा, वो आपको कंपाइल एरर दे देगा। ओके, देन हम मूव करते हैं अपने कुछ और भी इसके जो वेरिएबल्स के पार्ट है उस पे। तो जैसे आप वेरिएबल्स के उस पार्ट पे आप आते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने कैटेगरी ऑफ वेरिएबल बनाया हुआ है। ये कैटेगरी ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है इसको आप आराम से समझिए। देखिए फर्स्ट इज अ विद इन सब वेरिएबल, इट मींस आपने कोई एक सब प्रोसीजर बनाया, कोड लिखा, सिंगल कोड लिखा, उसमें आपने एक वेरिएबल्स डिफाइन कर दिया। तो उस कोड का जो मतलब जो आपने वेरिएबल्स डिफाइन किया आप सिर्फ उस सिंगल उस कोड के लिए होता है, मतलब सेम कैरेक्टर यानी कि जैसे आ या जे आपने कुछ भी किया है तो आप उसको दूसरे सब प्रोसीजर में भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इसको बोलते हैं सब वेरिएबल्स, इट मीन सब प्रोसीजर के अंडर ही आप उसको अप्लाई करते हो। देन हम मूव करते हैं मॉड्यूल लेवल वेरिएबल्स की तरफ। मॉड्यूल लेवल वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि आप एक मॉड्यूल में
एक आप वेरिएबल अप्लाई कर देते हो तो वहां पे सिर्फ मॉड्यूल लेवल उसी मॉड्यूल में ये काम करता है। एंड थर्ड इज पब्लिक वेरिएबल्स। इट मींस क्या होता है कि आप यदि कोई वेरिएबल्स बना रहे हो और उसको डिफाइन कर रहे हो और एज अ पब्लिक वेरिएबल्स कर रहे हो, तो इट मींस आप उस वेरिएबल्स को उस एक्सेल के वर्कबुक के किसी भी मॉड्यूल में, किसी भी यूजर फॉर्म में, किसी भी क्लास मॉड्यूल में आप उसको अप्लाई कर सकते हो। पहले क्या होता था, एक और भी वेरिएबल्स होता, दैट वाज ग्लोबल वेरिएबल्स, बट अब वो यूज में नहीं है क्योंकि उसके सारे बेनिफिट जो है हमें ऑलरेडी पब्लिक वेरिएबल से मिल जाते हैं, तो इसीलिए हम उसके बारे में हमें कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए मैं इसको आपको उस कोड में अप्लाई करके बताता हूँ कि हम इसको किस तरह से दिखा सकते हैं। तो जो फर्स्ट है विद इन सब प्रोसीजर, तो आप जो यहाँ पे, सॉरी मैं इसे ड्रॉइंग हटा देता हूँ। ओके, सो अब मैं यदि यहाँ पे आपको बताऊं तो ये जो हमने यहाँ पे प्रोसीजर अप्लाई किया, इसलिए इस प्रोसीजर को जो हमने डिफाइन किया, ये विद इन सब प्रोसीजर हमने अप्लाई किया। इट मीन जो सब प्रोसीजर सुधीर है उसके अंडर हमने इसको अप्लाई किया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन ये जो है वो उसी के अंडर रन होगा। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ से सी को हटा देते हैं, और सी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाके यानी कि इसके नीचे आकर के इस ऑप्शन के सामने इसको मैं हटाता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूं डिम सी एज अ इंटीजर। ओके, अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सी है ये मॉड्यूल लेवल सब प्रोसीजर है। जो फर्स्ट था यानी कि ए जो है ये सब प्रोसीजर के अंडर का है, और जो सी यहाँ पे हमने ये किया ये मॉड्यूल लेवल है कि इस मॉड्यूल यानी कि मॉड्यूल 2 में हम कितने भी कोड लिखेंगे वहां पे एज सी को हम एज अ इन वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। जैसे इस कोड में हमने इसको डिफाइन नहीं किया है, बट स्टिल ये जो कोड है वो रन होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होगा। फर्स्ट नंबर 2, सेकेंड नंबर इज 3 एंड रिजल्ट इज 5। आपको सी रिजल्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे एज अ मॉड्यूल लेवल हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब बात करते हैं पब्लिक लेवल कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो वहां पे सिर्फ हमें पब्लिक लिखना होता है, डिम की जगह पे पब्लिक सी एज अ इंटीजर। अब इसका मतलब ये हुआ कि सी जो आपका है कैरेक्टर है, ये आपके पूरे वर्कबुक में एक वेरिएबल डिफाइन हो गया। आप इसको कहीं भी किसी भी कोड में, किसी भी यूजर फॉर्म में, किसी भी क्लास मॉड्यूल में, किसी भी सब प्रोसीजर में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात रही कि हम किस तरह से विद इन सब प्रोसीजर, विद इन मॉड्यूल एंड पब्लिक वेरिएबल्स को किस तरह से हम अप्लाई करें। जो एक सबसे बोनस पॉइंट मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एक अच्छा वेरिएबल्स लिखने का क्या, किस तरह से आप कर सकते हैं, मतलब क्या बेस्ट प्रैक्टिस है उसके बारे में बताऊं। तो देखिए, जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए कि आप फर्स्ट नंबर अप्लाई कर रहे हैं, और ये नंबर जो है किसी चीज से सब्जेक्ट का कोई नंबर है, मतलब रोल, मतलब मार्क्स है। इट मीन्स तो एन मैथ। अब इसका मतलब ये हुआ, सॉरी मैथ, इसका मतलब ये हुआ कि मैथ का जो वेरिएबल्स हम यहाँ पे एन अप्लाई कर रहे हैं ये एक नंबर है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको स्ट्रिंग अप्लाई करना होता तो एस के बाद आप मैथ अप्लाई कर सकते थे। इट मींस आप एस, तो जो फर्स्ट इस तरह से अब कर सकते हैं, यानी कि टीएच, यानी कि इस तरह से आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। कई लोग, जैसे हम वर्कशीट, जैसे मैं आपको यहीं पे और भी कुछ दिखाता हूँ कि किस तरह से आप डिफाइन करते हैं। जैसे RNG एज अ रेंज अप्लाई लोग यूज करते हैं, डिम एज अ वर्कशीट, सॉरी डिम WK या WK भी, कुछ इस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे आप इसको लिख सकते हैं डिम डिम WS एज अ वर्कशीट, इस तरह से वर्कशीट, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कहानी थी वेरिएबल्स की। अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक होंगे आपके लिए। देखते रहिए C4C का यूट्यूब चैनल, और अगर आप ऑनलाइन एक्सेल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो जुड़िए C4C के साथ। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा मेल आईडी, आप हमें मेल कीजिए और पता कीजिए कि किस तरह से हम अपना ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या आप वहां पे सीख सकते हैं। मैं यहाँ से करता हूँ लॉग ऑफ, बाय बाय।